हेलो फैमिली। आज की कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। साल है 1984। फ्लोरिडा शहर के रात के अंधेरे में सड़क से 17 साल की लीजा नाम की एक किशोरी लड़की को एक भयानक सीरियल किलर अगवा कर ले जाता है। इसके बाद वो नर पशु लड़की को लगातार 26 घंटों तक बलात्कार करता रहा। इससे पहले भी इस किलर ने कुल 16 लड़कियों का बलात्कार कर उन्हें मार डाला, लेकिन लीजा सौभाग्य से उस दानव के हाथों से बच निकलने में सफल होती है। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसके साथ इतनी क्रूर घटना होने के बावजूद उसका परिवार इस पूरी बात को मानने से इनकार कर देता है। मतलब लड़की के लिए उसका परिवार ही सब कुछ था, लेकिन वही परिवार उस पर विश्वास नहीं करता। इसी वजह से इस मूवी का नाम रखा गया है बिलीव मी, यानी मेरा विश्वास करो। कहानी के अंत में मैं आपको असली लीजा से भी मिलवाऊंगी जिसके साथ ये घटना हुई थी, और वो आज भी इस दुनिया में जीवित है। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए 2018 की बिलीव मी द एब्डक्शन ऑफ लीजा, IMDb 7.2। फ्लोरिडा शहर के एक छोटे से कैफे से कहानी शुरू। लीजा इसी कैफे में काम करती है, जो असल में बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की है। वो सभी ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, जिसकी वजह से उसका बॉस उसे बेहद पसंद भी करता। इसीलिए जब लीजा एक दिन अपने बॉस से प्रमोशन की बात करती है तो बिना ज्यादा सोचे ही वो उसे अगले काउंटर पर बैठने की अनुमति दे देता है, जिसका मतलब कि उसे मैनेजर का जिम्मा दे दिया। वैसे तो रोज की तरह लीजा जब आज भी अपना काम खत्म कर घर लौट रही थी, तब उसकी असली जिंदगी की कहानी सामने आती है। जैसे कि लीजा को हमेशा कैफे में देखा जाता है, हंसी खुशी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करती, जिससे लगता कि वो अपनी जिंदगी से काफी खुश है। ये सोचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि लीजा जैसी किशोरी लड़की आमतौर पर हंसमुख और खुश ही रहती है। लेकिन नहीं, लीजा की जिंदगी पूरी तरह से उल्टी थी। जहां बाकी लोग दिन भर काम के बाद घर लौटते समय खुश होते हैं, वही लीजा घर लौटने से डरती है। ऐसा लगता जैसे उसका घर नहीं बल्कि अत्याचारों का नरक है। दिन में साइकिल चलाते वक्त लीजा अपने साथ हुई घटनाओं को सोचती रहती। एक रात जब लीजा सो रही थी, तब एक आदमी उसके कमरे में घुसा और उसका बलात्कार किया। कौन था ये आदमी, उसकी पहचान क्या थी, यह आप बाद में जान पाएंगे। यही सोचते सोचते लीजा साइकिल चलाती रहती है। तभी उसने सड़क पर एक गाड़ी देखी। उसे लगा कि गाड़ी से कोई उसका पीछा कर रहा है। लीजा बेहद डर जाती है और तेज साइकिल चलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंची, लेकिन वो घर उसका अपना नहीं था, बल्कि वो अपनी नानी के घर रहती है और नानी अपने बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ यहाँ रहती है। असल में लीजा की नानी का आर्थिक रूप से परेशान होने की वजह से मॉरिस उनकी मदद किया करता, और इसके बदले में नानी हर रात मॉरिस को लीजा के कमरे में भेजती। अपनी ही नानी के घर में ये मासूम लड़की लगातार बलात्कार की शिकार होती रही। इस बात को लेकर लीजा बिल्कुल भी शांत नहीं रहती, हमेशा मानसिक पीड़ा और तनाव में जिंदगी बिताती। एक समय ऐसा भी आया जब लीजा इस अत्याचार को सहन न कर सकी और खुदकुशी करने का फैसला किया। इसीलिए एक रात कैफे से लौटकर उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी, इसीलिए नोट लिखने के बाद भी उसका खुदकुशी करने का साहस नहीं हुआ। उस समय लीजा की उम्र मात्र 14 साल थी। जब वो 14 साल की हुई, तभी उसकी माँ ने उसे नानी के पास भेज दिया था, और तब से उसकी माँ ने कभी उसकी खबर नहीं ली। 14 साल की उम्र से ही लीजा इस शारीरिक अत्याचार की शिकार थी। लीजा ने सोचा नानी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उसे मॉरिस से मदद लेनी पड़ती है, तो इसीलिए वो अपनी कमाई का सारा पैसा नानी को दे देती, ताकि उस शैतान की मदद न लेनी पड़े और मॉरिस फिर उनके घर न आए। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे लीजा को समझ आया कि उसकी नानी की कोई आर्थिक समस्या नहीं है। मॉरिस नानी को लीजा के बलात्कार करने के लिए बहुत पैसे देता था, इसलिए नानी उसे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन जब लीजा ने अपनी माँ को फोन किया, उसकी छोटी बहन फोन उठाती है। लीजा ने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन उसकी बहन ने कहा, माँ तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहती। फिर लीजा ने माँ को पूरी बात बताई, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि उल्टा लीजा से कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी नानी का ख्याल रखने के लिए भेजा है, इसलिए फालतू की बातें बंद करो और ध्यान से अपनी नानी की देखभाल करो, समझी। लीजा की माँ की बातों के ढंग से पता चल रहा है कि उसे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। जन्म देते ही जैसे उसका काम खत्म हो गया, तभी वो लीजा को दूर भेजकर अपनी समस्याएं खत्म करना चाहती है। असल में लीजा पर रोज होने वाले इस अत्याचार की खबर उसकी माँ को भी थी, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया, और यहाँ लीजा की हालत देखने वाला कोई नहीं था।
उसकी किस्मत बाकी आम लड़कियों जैसी नहीं थी। खैर, इतना सब होने के बाद भी लीजा के इस पीड़ादायक जिंदगी के सामने एक और बड़ा तूफान आने वाला था। रोज की तरह उस दिन भी वो कैफे से घर लौटते समय फिर उदास हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि घर लौटने के बाद उसे उसी आदमी का सामना करना होगा। ठीक उसी समय लीजा ने सड़क पर पिछले दिन वाली वही गाड़ी देखी, लेकिन आज वो गाड़ी उसका पीछा करने लगी। इससे लीजा बहुत डर गई और तेजी से साइकिल चलाने लगी। गाड़ी सड़क के एक तरफ आकर रुक गई। मौका पाकर गाड़ी के ड्राइवर ने पीछे से आकर लीजा को पकड़ लिया। लीजा को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वो आदमी लीजा को बंदूक का डर दिखाकर उसे गाड़ी में बिठा लेता है। उस आदमी का नाम बॉबी है। उसने गाड़ी में लीजा को बिठाकर उसे आंखें बंद रखने और चिल्लाने से मना किया, नहीं तो गोली से मारने की धमकी देता है। डर के मारे लीजा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। बॉबी गाड़ी में ही लीजा का बेरहमी से बलात्कार कर वो उसकी आंखें और हाथ बांधकर उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगा। लेकिन यहाँ लीजा बहुत चालाक थी। वो आंखें बंद होने के बावजूद ध्यान रखती है कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है और कितने सिग्नल पार कर रही है, क्योंकि वो सड़क लीजा का बहुत अच्छी तरह से परिचित था। कुछ समय बाद बॉबी लीजा को अपने घर ले आया। जब वो लीजा को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा तो लीजा सीढ़ियां गिनने लगती है। उसके बाद लीजा और भी बड़े खतरों में पड़ गई, क्योंकि बॉबी वहाँ उसे भयानक तरीके से परेशान करने लगता है। उस दिन से बॉबी उस कमरे में उसकी आंखें बांधकर बलात्कार करता रहा। लीजा तब समझ जाती है कि ये आदमी पूरी तरह मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन जो कुछ वो लीजा के साथ कर रहा है वो नया नहीं था। लीजा अपने घर पर भी नानी के बॉयफ्रेंड द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार हो चुकी थी। रोजाना ऐसे हालातों में पड़कर लीजा सोचने लगी कि यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि किसी भी हालत में उसे इस मानसिक रोगी के हाथों से बचना था। अपनी जान बचानी ही थी। अगले दिन लीजा ने एक योजना बनाई। जब बॉबी उसके पास आया तो लीजा बोली, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई लड़की आई होगी जिसने तुम्हें समझा नहीं, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, इसलिए तुम आज इस हालत में हो। लेकिन मैं तुम्हारी मानसिक हालत को समझती हूँ। असल में लीजा का मकसद था कि वो ऐसी मीठी मीठी बातें करके बॉबी का दिल पिघला दे और मौका पाकर वहाँ से भाग जाए। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर उस दिन लीजा घर वापस नहीं आई तो उसकी नानी पुलिस स्टेशन गई और लीजा के नाम से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी। वो सबसे पहले उसके कैफे गए जहां लीजा काम करती थी। लीजा के बॉस ने पुलिस को बताया कि वो बहुत ही मेहनती और सरल स्वभाव की लड़की है। वो कभी खुद से नहीं भाग सकती, शायद उसे कोई अगवा कर ले गया है। पुलिस जब लीजा की माँ के पास आई और बेटी के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने कहा शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। लीजा की माँ की बात सुनकर स्पष्ट था कि उसे अपनी बेटी की परवाह तक नहीं, उल्टा अपनी बेटी के बारे में उल्टे सीधी बातें कहने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी बात सुनकर पुलिस जब वहाँ से जाने लगी, लीजा की बहन ने उन्हें रोककर कहा, लीजा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की है, वो कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, प्लीज मेरी बहन को खोज निकाले, वो किसी खतरे में है। इस बीच बॉबी को देखा गया कि वो लीजा के पास आता है और लीजा बार बार उसका चेहरा छूने की कोशिश करती है ताकि वो अंदाजा लगा सके कि बॉबी कैसा दिखता है। उस दिन लीजा ने बॉबी से कहा, मेरे पिता की सेहत बहुत खराब है, इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कोई नहीं, इसलिए इस वक्त मुझे उनकी देखभाल करनी है। ये सब कहकर वो बॉबी के सामने थोड़ी झूठी सहानुभूति दिखाने की कोशिश करती है, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बॉबी का दिल नहीं पिघलता। कुछ देर बाद लीजा ने फिर प्लान किया और बाथरूम जाने का बहाना बनाती है। बाथरूम जाकर वो अपने निशान वहाँ छोड़ने लगी, जैसे अपने उंगलियों के निशान बाथरूम के शीशे पर देती है और अपने कुछ बाल भी बाथरूम में अलग अलग जगह पर छोड़ देती है। वो ये सब इसीलिए करती है ताकि बाद में जब कोई उसे ढूंढने आए तो ये निशान उनकी मदद करे। इतने समय तक लीजा के टॉयलेट में रहने से बॉबी को शक होने लगा। वो जब बाथरूम के दरवाजे के पास गया तो देखा कि लीजा ने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा है। इससे बॉबी बेहद गुस्सा हो गया। कुछ देर बाद जब लीजा बाहर आई तो बॉबी गुस्से में उसे मारने आया। तब लीजा बहुत विनती कर बॉबी को शांत करती है। थोड़ी देर बाद जब बॉबी सो गया, लीजा चुपके से उठकर बॉबी का फोन ढूंढने लगी। फिर उसे कमरे में एक टेलीफोन दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो फोन की ओर बढ़ी उसे माँ की कुछ बातें याद आ गई। एक दिन लीजा ने अपनी माँ से जाकर अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताई थी। तब उसकी माँ ने कहा था, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और अगर तुम
ज्यादा बढ़ चढ़ कर बात करोगी तो जान लो कि इससे भी बुरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सब सोचकर उसने अपनी माँ को फिर कभी फोन नहीं किया। लेकिन जब वो फोन रखती है, पीछे से बॉबी ने आकर उसे पकड़ लिया और उसे गोली मारने ही जाता है। तभी लिसा बोल पड़ी, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। मैं सिर्फ उन्हें फोन करके बताना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने फोन नहीं किया। बॉबी ने लिसा की बातों पर यकीन कर लिया और इस बार के लिए उसे छोड़ दिया। तभी लिसा को अचानक अपनी बहन की बात याद आती है। एक दिन उसकी बहन ने कहा था, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम कभी हार मत मानना। अब दिखाया गया कि बॉबी घंटों पर घंटों लिसा के साथ मुलाकात करता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, कैसे यहाँ से भागा जाए, क्योंकि अब उसकी जान बचाना उसकी इज्जत से ज्यादा जरूरी है। और लिसा फिर से बॉबी से बात करने की कोशिश करती है। लिसा ने कहा, तुम सच में मन की तुलना में बहुत अच्छे हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लिसा की ये बातें सुनकर बॉबी बहुत भावुक हो जाता है और एक समय उसे छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी ओर दिखाया जा रहा है कि फ्लोरिडा शहर के पुलिस विभाग एक सीरियल किलर को लंबे समय से तलाश रही है, जिसने पिछले 6 महीनों में 16 लड़कियों की हत्या की है। ये देख बॉबी सोचता है कि इस मौके का फायदा उठाकर लिसा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुलिस उस सीरियल किलर के तलाश में और यहाँ लिसा को ढूंढने नहीं आएगी। क्योंकि लिसा ने अभी तक बॉबी का चेहरा नहीं देखा है, इसीलिए बाद में उसे देखकर वो पहचान भी नहीं पाएगी। सब कुछ सोचकर बॉबी लिसा को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले आया। लेकिन जाते समय बॉबी एक गैस स्टेशन पर रुकता है गाड़ी में गैस भरवाने। तभी लिसा ने अपनी एक उंगली थोड़ी काटकर अपना खून गाड़ी के सीट कवर पर लगा दिया। इसके बाद बॉबी उसे एक सुनसान जगह ले जाकर कहता है, 5 मिनट के अंदर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तुम अपनी आंखों पर बंधा कपड़ा खोलना। गाड़ी के चले जाने के बाद लिसा ने अपनी आंखों की पट्टी खोल भागने लगी जितनी तेज हो सके। ये मौका वो अब नहीं छोड़ेगी किसी भी कीमत पर। अब यहाँ बॉबी को लगने लगा कि उसने लिसा को छोड़कर गलती की है, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास चली गई तो वो फंस जाएगा। वो उसे मारने वापस लौटा और उस जगह लिसा को ढूंढने लगा। वही लिसा छिपकर नानी के घर पहुंची और नानी को बताया कि उसे किडनैप करके उसका रेप किया गया है। लेकिन नानी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उन्हें लगा कि लिसा झूठ बोल रही है। अब नानी ने पुलिस स्टेशन में भी फोन करके बता दिया कि लिसा घर वापस आ गई है, लेकिन वो कह रही है कि किसी ने उसे किडनैप करके रेप किया है। खबर मिलते ही पुलिस अगले दिन लिसा को थाने लेकर जाती है। पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ पुलिस के सामने खुलकर बताया, लेकिन पुलिस भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ सच में कोई बुरा काम हुआ होता तो तुम्हें चोट लगती, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर 2 महिला पुलिस अधिकारी भी आई और लिसा से पूछताछ किया। जब लिसा ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो कहती है, तुम्हारे हाथ पर कोई चोट के निशान नहीं है। चूंकि तुम्हारे हाथ पैर खुले थे तो तुम उन्हें इस्तेमाल करके कुछ कर सकती थी। लिसा बोली, वो आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और बहुत ताकतवर भी। उसके पास मुझे मारने के लिए कई हथियार भी थे, जिनसे वो मुझे बार बार डराता था, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कर सकी। मगर महिला पुलिस अधिकारी उसकी बात सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करती और सोचती है कि ये लड़की मीडिया अटेंशन के लिए झूठ बोल रही है। वो आपस में कहते हैं, ये बच्ची शायद ज्यादा टीवी देखती है, इसलिए ऐसी बातें बना रही है। लेकिन उस समय पुलिस स्टेशन में एक जासूसी टीम मौजूद थी जो उस सीरियल किलर की तलाश में लगी हुई थी। थोड़ी देर उस टीम के प्रमुख हैरी ने आकर लिसा से बात की, मगर लिसा चुपचाप उदास बैठी होती है क्योंकि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। तब हैरी ने जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर लिसा को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास करूंगा। तब लिसा सारी सच्चाई बताने लगी। वो कहती है, जिस गाड़ी में मुझे किडनैप किया गया था उसकी सारी सीटें लाल रंग की थी। मैंने उसमें अपनी उंगली काटकर खून लगा दिया था। मुझे किडनैप करके फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया था जहां 22 सीढ़ियां थी और वहां ग्रीन कारपेट बिछी हुई थी। वो आदमी अपने बाएं हाथों से सब काम करता है। मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स उसके बाथरूम में छोड़े हैं और उसके बिस्तर के नीचे मेरा एक हेयर पिन भी रखा है। डिटेक्टिव हैरी लिसा की बातें सुनकर तो उसकी बुद्धिमत्ता देख हैरान रह गया। फिर लिसा की विवरण के आधार पर एक स्केच बनाया जाता है। लिसा ने नानी के घर पर हो रहे उस भयंकर घटना के बारे में भी हैरी को बताया। पुलिस ने तब जाकर उस मॉरिस को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लिसा को उसकी नानी के पास और रहने की अनुमति नहीं दी जाती।
हैरी लीजा को डिटेक्टिव के संरक्षण में एक सुरक्षित कमरे में ले गया। फिर हैरी उसे उस जगह पर ले जाने लगा जहाँ से उसे किडनैप किया गया था। लीजा गाड़ी में आंखें बंद करके बैठी उस दिन की बातों को याद करती है जब उसे किडनैप किया गया था। वो आंखें बंद कर उन्हें बताती जाती उस दिन उसे किस रास्ते से किस दिशा में ले जाया गया था, और इस तरह वो एक समय में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बॉबी ने उसे छोड़ा था। लीजा को इतना कुछ करते देख हैरी बहुत हैरान है। अब लीजा ने हैरी से कहा, मुझे छोड़ने आने के वक्त बॉबी एक गैस स्टेशन पर रुका था। लीजा की बात सुनकर उस सड़क पर जितने भी गैस स्टेशन थे उनकी फुटेज ले आए और उन फुटेज में बॉबी भी दिखा, जो लीजा की कल्पना से बने स्केच से मेल खा जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव उन सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स की तस्वीरें निकालता है जिनकी सीट पर लाल रंग का कवर लगा था। उसमें बॉबी की तस्वीर भी निकली। जब लीजा को बॉबी की तस्वीर दिखाई गई तो उसे देखकर पहचान लेती है। सारे पुलिस अधिकारी एक साथ मिलकर बॉबी को ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन पुलिस बॉबी को एक घर के सामने से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने बॉबी की गाड़ी और उन्हें उसमें लगे लाल सीट कवर के साथ साथ असली खून के दाग भी दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बॉबी के घर जाकर देखा कि वहाँ सचमुच 22 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ तक कि उन्हें बॉबी के बिस्तर के नीचे से लीजा का हेयर पिन भी मिला और बाथरूम में लीजा के फिंगरप्रिंट्स भी, जैसा कि लीजा ने बताया था। आखिर में देखा गया कि बॉबी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वो कहता है उसने अब तक लगभग 16 लड़कियों का बलात्कार कर उन्हें मार डाला, सिर्फ लीजा को छोड़ दिया क्योंकि वो दूसरी लड़कियों से अलग थी। लीजा की बहादुरी देखकर सभी पुलिस ऑफिसर्स उस पर गर्व महसूस करते हैं क्योंकि पिछले 6 महीनों से जो काम वो नहीं कर पाए वो 17 साल की लीजा ने कर दिखाया, और उसकी इसी बहादुरी के कारण ना जाने कितनी जिंदगियां आज बच गए। इसके बाद जब डिटेक्टिव हैरी ने लीजा को उसके घर लौटाना चाहा तो लीजा अपनी माँ या नानी के घर वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वही अन्याय उसकी माँ और नानी उसके साथ बार बार कर रही थी। पैसों के लिए उसकी नानी मॉरिस नाम के उस नरपशु के सामने उसे बार बार ढकेलती रही। तब हैरी ने लीजा की आंटी से संपर्क किया, जिसके बाद वो लीजा को अपने पास रख लेते हैं। जो कि लीजा की आंटी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने लीजा को गोद ले लिया। वो लीजा के साथ हुए इस अन्याय के लिए माफी भी मांगते हैं और कहा अब से वो लीजा का ध्यान रखेंगे और उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। अंत में लीजा अपनी आंटी के साथ जाने से पहले हैरी को गले लगाकर उसका धन्यवाद किया क्योंकि केवल हैरी ने ही उस पर विश्वास किया था। तब हैरी भी अपने आंसू रोक नहीं पाता क्योंकि वो भी लीजा को अपनी बेटी की तरह देखने लगा था। कुछ दिनों बाद लीजा अपनी माँ को एक खत भेजती है जिसमें लिखा है, माँ तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं एक अच्छा जीवन नहीं डिजर्व करती, लेकिन तुम गलत थी और यह मैंने साबित कर दिखाया। नीचे लिखा था गुड बाय। खत पढ़ने के बाद लीजा की माँ को अपनी गलती समझ आती है और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कितना गलत किया। अब लीजा की छोटी बहन भी अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती। कुछ समय बाद वो भी लीजा के पास चली आई और दोनों बहनें अब अपनी आंटी के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करती है। कई सालों बाद लीजा को हम एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपना दायित्व को पालन करते हुए देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर बनकर वो सभी लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जीवन बिता रही है। उसका अतीत बहुत ही भयानक था। अगर वो उस समय निराश होकर आत्महत्या कर लेती तो आज इस स्थिति में नहीं पहुंच पाती। लीजा पर जो शैतान बॉबी अमानवीय अत्याचार करता था उसे फांसी की सजा सुनाई गई। मई 2019 में लंबी जेल की सजा काटने के बाद उसकी फांसी हुई। लीजा को हम अपने जीवन का एक आदर्श उदाहरण मान सकते हैं। हम जिस भी स्थिति में हो, आत्महत्या कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो। जो लोग खराब और निराशजनक जीवन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन हमेशा इसी तरह रहेगा। आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, तो आप देख पाएंगे कि अच्छे दिन आपके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ लीजा की सच्ची कहानी भी यही समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मूवीज ट्राइब को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो भर भर कर लाइक शेयर कमेंट्स पक्के से करें। हमें अपना सपोर्ट देते रहे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।